गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। Sir, good evening. गुड इवनिंग। Good evening. Sir, good evening. गुड इवनिंग। Sir, good evening. गुड इवनिंग। Sir, good evening. गुड इवनिंग। Good afternoon, sir. Sir, गुड good इवनिंग। evening, sir. Sir, good evening. गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी बच्चे? Fine, sir. Good evening. Sir, अच्छा, fine. शुरू करें या वेट कर लें 1 मिनट बच्चों की? स्टार्ट करो। सर, शुरू करें। चलो, वेरी गुड। तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। आप सर, फाइन। अपने जो भी माइक है ना उसको म्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए, तो आपका जो डेटा है वो बचेगा। तो आपको जो वॉइस की दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है, वो कम रहेगी और आपको मेरी वॉइस क्लियर दिखेगी। ठीक है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप क्लासेस लगाओ उससे पहले जो बच्चे मोबाइल से क्लासेस लगाते हैं तो अपना डेटा एक बार चेक कर लिया कि आपका जो डेटा है ना वो डेटा खत्म हो जाता है। और फिर उस केस में क्या होता है, जब डेटा खत्म हो जाता है तो नेटवर्क की दिक्कत शुरू हो जाती है, क्योंकि नेट स्लो हो जाता है और आपको मेरी वॉइस नहीं सुनाई देगी, मुझे आपकी वॉइस सुनाई नहीं देगी। तो इंश्योर कीजिए कि आपके मोबाइल में डेटा सफिशिएंट है। और आप अगर ब्रॉडबैंड से लगाते हैं क्लासेस वाईफाई से तो ये दिक्कत नहीं आती है। जनरली बहुत रेयर केसेस में ये दिक्कत आती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो आज की क्लास है, वैसे तो मुझे उन बच्चों की लेनी थी जो ग्रुप बी से ग्रुप ए में शिफ्ट हुए हैं, लेकिन आज अनूप सर की क्लास नहीं है, तो इसलिए जो बच्चे नए अभी ज्वाइन किए हैं सितंबर में, उनको भी मैंने इस क्लास में ऐड कर लिया है। तो पहले तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे नए हैं, वो 3 महीने लेट हैं क्योंकि हमने 3 महीने पहले क्लासेस शुरू की थी। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 3 7th की जो ज्योग्राफी है उसमें कंप्लीट कर दिए हैं और चैप्टर 4 इस महीने में हमें कंप्लीट करना है। ठीक है। आप सभी के एग्जाम हैं 15 तारीख के बाद से और 4 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसलिए जो बच्चे नए हैं, अभी क्लासेस ज्वाइन किए हैं इग्नाइटेड माइंड्स की, उनके लिए मैं सिर्फ उनका रिवीजन कराऊंगा, टेस्ट शेयर करके और क्वेश्चन बैंक्स शेयर करके, वीडियोस के लिंक्स शेयर करके, और जो हमारी प्रेजेंटेशंस हैं उनको उनके साथ शेयर करके। तो इन सब से क्या होगा कि उनको एक थोड़ा रिलीफ मिलेगा और उनकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि जो 15 दिन है, इन 15 दिन में मैं 3 महीने का सिलेबस तो नए बच्चों का नहीं करा पाऊंगा, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं बी ग्रुप वाले, उन बच्चों को पिछले महीने में नहीं पढ़ा पाया था, तो वो जो पिछले महीने चैप्टर 2 और 3 मुझे कराने थे, वो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर, जैसे आज एक्स्ट्रा क्लास है, मैं उनके चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगा। और जो रेगुलर क्लासेस हैं इस महीने की, जैसे कल रेगुलर क्लास होगी, तो कल वाली जो क्लास होगी उसमें मैं चैप्टर 4 कराऊंगा। ठीक है। तो आज हम चैप्टर 2 करते हैं। जनरली मैं आपसे पढ़वाता हूं, लेकिन अभी टाइम कम है, मुझे 2-3 एक्स्ट्रा क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मैं खुद ही पढ़ के आपको समझाऊंगा। आप सभी बच्चे, कोई भी डाउट है आप नोट कर लीजिए, हैंड रेज कर लीजिए। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 10 से 15 मिनट में, फिर मैं आप सभी को अनम्यूट कर दूंगा और आपके सभी के डाउट्स मैं लेता हूं। ठीक है।
तो पहले हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, थोड़ा पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप सभी को जो डाउट्स हैं वो कराता हूं। तो देखो, चैप्टर 2 है जो आपकी ज्योग्राफी का, इनसाइड अवर अर्थ। ये सीबीएसई का चैप्टर है। कई बच्चे पंजाब बोर्ड के हैं तो उनका जो चैप्टर है वो उनका नेम थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कंटेंट सेम है, कंटेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो चैप्टर 2 है इसका ये फर्स्ट पेज है। इसमें क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जस्ट लाइक एन अनियन, एक प्याज, जिसको अनियन उसको प्याज बोलते हैं, उसको आपने देखा होगा सभी बच्चों ने किचन में, कि उसकी पहली लेयर निकालो, फिर उसके नीचे सेम कंसेंट्रिक मतलब कि सेम सेंटर वाली फिर से एक लेयर आ जाती है, उसको पील ऑफ करो, फिर एक लेयर आ जाती है, फिर उसको पील ऑफ करो, फिर एक लेयर आ जाती है। तो जैसे प्याज होती है, बिल्कुल सेम वे में हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ के अंदर भी जैसे प्याज की लेयर्स होती हैं, ऐसे हमारी अर्थ की भी कई सारी लेयर्स होती हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं author ki just like an onion, the earth is made up of several concentric layers with one inside another. The uppermost layer over the earth's surface is called the crust. It is the thinnest of all the layers. It is about 35 kilometers on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean beds. तो जैसे प्याज होती है उसकी तरह है ये, मतलब कि आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, कल्पना कीजिए कि जैसे प्याज हमें दिख रही है, ऐसे ही हमारी अर्थ भी नंबर ऑफ लेयर से बनी हुई होती है। और आपको क्लैरिटी इस पिक्चर से आ जाएगी। इस पिक्चर में आप देखें तो जो सबसे सेंटर वाली जो लेयर है, जिसको कोर बोलते हैं, उसको इनर कोर बोलते हैं, उसके बाहर वाली जो लेयर होती है उसको मेंटल बोलते हैं, और उससे जो ऊपर वाली, जो हमारी अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जो हमें दिखती है, जिसके ऊपर रोड्स बने हुए होते हैं, जिसके ऊपर समुद्र बहता है, जिसके ऊपर नदियां बहती हैं, उस लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। इस क्रस्ट की क्या स्पेशलिटी है कि ये जो क्रस्ट है ना, ये सबसे ज्यादा पतली लेयर है। जो दूसरी लेयर है मेंटल और तीसरी लेयर है इनर कोर, उनकी जो थिकनेस है ना वो कई किलोमीटर है, लेकिन जो क्रस्ट है उसकी थिकनेस बहुत कम है। और उसमें भी जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं, कॉन्टिनेंटल मासेस क्या होते हैं कि जैसे हमारे रॉक्स होती हैं, हिल्स होती हैं, ठीक है, हाइट्स होती है, जैसे लेह लद्दाख है, उन कॉन्टिनेंटल मासेस पे मैक्सिमम इसकी थिकनेस है 35 किलोमीटर। लेकिन जो ओशियन बेड्स हैं, जो समुद्र है, समुद्र पे इस क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 5 किलोमीटर रही है। तो एक वास्ट डिफरेंस है। समुद्र में 5 किलोमीटर इसकी मोटाई है, और जो कॉन्टिनेंटल मासेज हैं जैसे लेह लद्दाख है, माउंटेन्स हैं, वहां पे इसकी मोटाई 35 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, तो ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई होगी, लेकिन इसमें अगर कोई डाउट है तो आप नोट कर लीजिए। मैं जब चैप्टर कंप्लीट करूंगा तो आप सभी के डाउट्स वन बाय वन क्लियर करूंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एलुमिना। इट इज दस कॉल्ड सियाल। SI मतलब सिलिका एंड AL मतलब एलुमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा। SI मतलब सिलिका एंड MA मतलब मैग्नीशियम। फिगर 2 में आपको दिख रहा, देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट, ओशियन, ओशियन क्रस्ट, मतलब कि जो माउंटेन्स हैं उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं, और जो समुद्र है उसको ओशियन बोलते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। आप देख रहे हो ना कि जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक है, इतनी पतली है। लेकिन जो मेंटल है वो कितना है, 2900 किलोमीटर, इतनी मोटाई है उसकी। ठीक है, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद ए रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, इसकी मोटाई और ज्यादा है।
मेंटल से भी ज्यादा, मेंटल 2900 किलोमीटर मोटाई की है, लेकिन जो हमारी कोर है वो 3500 किलोमीटर मोटाई की है। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। तो जो कोर है वो कोर हमारी निकल और फेरस से बनी हुई होती है। जो भी हमारी मेटल्स होती हैं वो ज्यादातर कोर के अंदर होती हैं। तो अब देखो इस स्लाइड में तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो जो लेयर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तीन इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं, पहली क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी इनर कोर। ठीक है, तीनों की मोटाई के बारे में बताया गया है। क्रस्ट की जो मोटाई है वो हमने पिछली स्लाइड में देखी कि 5 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक होती है। मेंटल जो दूसरी लेयर है उसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होती है, और जो तीसरी लेयर है उसकी सबसे ज्यादा मोटाई होती है, उसकी होती है 3500 किलोमीटर। अगर याद करना है जैसे, तो आप क्या कीजिए कि जैसे प्याज है, प्याज का बाहर वाला छिलका जैसे आपने देखा होगा सूखा होता है, तो कितना पतला होता है वो वाला छिलका। जो प्याज है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी अर्थ के लेयर से मैच करती है। जो ऊपर वाला जो छिलका होता है रेड रेड सा सूखा छिलका होता है, आपने देखा होगा कितना पतला होता है, और उसके जस्ट नीचे वाला जो लाइव जो छिलका होता है, जो लेयर होती है प्याज में, वो मोटी होती है, जिसको हम अपनी कुकिंग वगैरह में यूज करते हैं। और थोड़ा अंदर जाते हैं तो सेंटर में एक मोटी कोर दिखती है। ठीक है, तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई जो लेयर्स हैं अर्थ की उनकी जो थिकनेस है, वो थिकनेस बाहर से अंदर की तरफ बढ़ती है या अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती है, तो आप एकदम से ना, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप प्याज को याद करो कि भाई जो प्याज की बाहर वाली लेयर है वो सबसे पतली है। तो हमारी जो अर्थ है उसकी बाहर वाली लेयर जो क्रस्ट है वो सबसे पतली है। उसके बाद वाली जो लेयर है वो प्याज में भी मोटी होती है, तो वो पहली वाली से मोटी है। और जो सेंटर वाली है कोर, आपने देखा होगा एक छोटा सा प्याज निकलता है, वो सबसे मोटी होती है। तो जो हमारी इनर कोर है वो सबसे ज्यादा मोटी होती है। तो प्याज से हम अपनी अर्थ की लेयर्स को याद रख सकते हैं, उनकी थिकनेस को याद रख सकते हैं। अब जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट में क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, मेंटल में क्या होते हैं, इनर कोर में क्या होते हैं। तो देखो, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो क्रस्ट है वो क्रस्ट दो मेन उसमें चीजें होती हैं, एक होती है ओशियनिक बेड पे उसकी मोटाई, और एक होती है कॉन्टिनेंटल मासिस पे उसकी मोटाई। तो दोनों जगह जो मटेरियल होता है उसके जो जिस चीज से वो बनी होती है क्रस्ट, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो हमारे कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वहां पे सियाल उसको बोलते हैं, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिना। देखो जो क्रस्ट है ना उसमें सिलिका जिसको मिट्टी बोलते हैं, जो मिट्टी आप किसी भी बाहर देखोगे पार्क में या सड़क पे, रास्तों पे, हमारे गार्डन में, वहां पे आप देखोगे कि वो मिट्टी होती है। तो जो मिट्टी है वो सिलिका होता है, उसमें मेजर जो कंस्टिट्यूएंट होता है सिलिका। तो जो क्रस्ट है वो सबसे ऊपर है, और वहीं पे मिट्टी है, वहीं पे खेत है, वहीं पे जंगल है, वहीं पे पहाड़ है, तो उसमें सिलिका तो होता ही होता है। चाहे वो कॉन्टिनेंटल मतलब कि चाहे माउंटेन्स वाली क्रस्ट हो, चाहे समुद्र वाली क्रस्ट हो, दोनों ही जगह सिलिका होता है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, जो माउंटेन्स वाली क्रस्ट है वहां पे मैग्नीशियम, सॉरी एल्युमिनियम होता है, और जो हमारी समुद्र वाली क्रस्ट है वहां पे मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। और दूसरा, जो हमारी इनर कोर है उसको नाइफ, नाइफ से याद रखो। जैसे ऑनियन है, ऑनियन को हम कैसे काटते हैं, नाइफ। तो नाइफ से हम काटते हैं, तो नाइफ मतलब एन आई मतलब निकल, एफ मतलब फेरस। तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि जो हमारी इनर कोर है उसमें कौन कौन से
कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो नाइफ मतलब निकेल और फेरस इनर कोर के अंदर होते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो इनर कोर है उसका जो टेम्परेचर है और प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है। वहां पे ना जो निकल फेरस ना पिघलते रहते हैं, जैसे आपका दूध है, पानी है ना, इस तरह से। आपने देखा होगा आपकी गाड़ी है, निकल से बनी है, फेरस मतलब कि आयरन से बनी है, ठीक है। हम देखते हैं तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, लेकिन कोर के अंदर यही मटेरियल पानी की तरह होता है, मोल्टन मैग्मा। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, तो ये मोल्टन स्टेट में होते हैं वहां पे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अब हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी अर्थ है उसकी लेयर्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, लेयर्स 3 लेयर्स हैं, उनकी मोटाई के बारे में पढ़ा, उनकी मटेरियल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा कि वो किस किस मटेरियल से बनी हुई होती हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है रॉक्स और मिनरल्स की। जो हमारी अर्थ है उसकी जो क्रस्ट है, जनरली रॉक्स और मिनरल्स क्रस्ट में पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो रॉक्स और मिनरल्स हैं वो हमारी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। कोई भी हम मकान बनाएं, सड़क बनाएं, हमें रॉक्स की जरूरत पड़ती है। हम कोई भी अपने खाने में या कोई और केमिकल्स बनाएं तो हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए ये आपकी क्लास के सेकंड चैप्टर में डाली गई है ताकि आप सभी बच्चों को इनके बारे में जानकारी हो। ठीक है, द अर्थ्स क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर that makes up the earth's crust is called a rock. Rocks can be of different color, size and texture. ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि रॉक्स और मिनरल्स हमारी क्रस्ट जो टॉप लेयर है, प्याज की बिल्कुल पतली वाली लेयर है, उसमें ही रॉक्स और मिनरल्स होते हैं। ठीक है, अब ये रॉक होती क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, कोई भी नेचुरल मास जिसके अंदर मिनरल मैटर हो और वो कहीं पे इकट्ठी हुई पड़ी हो अर्थ की क्रस्ट पे, उसको हम रॉक बोलते हैं। कोई भी नेचुरल मास जिसमें मिनरल हो वो रॉक बनाते हैं। अब जो रॉक्स हैं वो रॉक्स की वेरियस टाइप्स होती हैं। ठीक है, बहुत टाइप्स होती हैं। अब उन टाइप्स के बारे में हम अगले लाइन में पढ़ेंगे। इस पैराग्राफ में क्या है कि जो रॉक्स हैं उनका जो कलर है, आप देखते होंगे कभी आप लेह लद्दाख गए हो तो वहां पे बहुत सारी रॉक्स हैं। आप राजस्थान गए हो तो आप वहां पे देखोगे वहां पे भी बहुत सारी रॉक्स हैं। जैसे हम घरों में जो ग्रेनाइट लगाते हैं, घरों में जो हम स्टोन लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, वो भी अलग अलग कलर का होता है। ठीक है, तो वो अलग अलग रॉक से बनता है। तो जो रॉक्स हैं उनका जो कलर है वो अलग अलग होता है। ठीक है, उनका जो साइज है, कहीं पे बहुत बड़ी रॉक्स होती हैं, कहीं पे बहुत छोटी रॉक्स होती हैं। उनका जो टेक्सचर है वो भी डिफरेंट होता है। फिर जो रॉक्स हैं उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये होती क्या है कि जो मेल्टन मैग्मा है, मैंने आपको बताया था ना कि जो कोर है उसके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो जो हमारा निकल है, फेरस है, वो ना मोल्टन स्टेट में होते हैं, तो उसको हम मोल्टन मैग्मा बोलते हैं। तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कई बार अर्थ की कोर में, तो बाहर निकलता है, जो मेंटल है उसको चीरता हुआ, और आपकी जो क्रस्ट है उसको चीरता हुआ बाहर निकलता है। जैसे आपने कभी देखा हो कि जो प्याज है, प्याज को आप कभी प्रेस करो, तो प्रेस करेंगे ना तो उसमें से कई बार आपने देखा होगा कि ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। एकदम से उसको प्रेस करोगे तो एकदम से उसमें से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। ठीक है, तो सेम इस तरह से हमारी अर्थ है वो प्रेस तो होती नहीं है, बट जो कोर है वहां पे जो मोल्टन मैग्मा है उस पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, तो वो मेंटल को और क्रस्ट को चीरता हुआ बाहर निकलता है।
लेकिन जैसे ही वो क्रस्ट पे आ जाता, सरफेस पे आ जाता, सरफेस पे तो देखो टेम्परेचर कम है, 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री के आसपास होता है, प्रेशर भी कम है, 1 एटमॉस्फेरिक है, तो एकदम से वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है, इट बिकम सॉलिड। तो इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं, मोल्टन मैग्मा कोर से बाहर आया, क्रस्ट पे आके वो सॉलिड बन गया, और वो जो सॉलिड बना वो क्या होता है, रॉक्स होती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स। वो प्राइमरी रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स होंगी तो ही सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। वो बहुत ही प्राइमरी और बहुत ही की रॉक्स होती हैं। उनके बिना अगली जो दो रॉक्स हैं, टाइप्स, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, वो नहीं बन पाती, इसलिए इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। अब इन रॉक्स की भी दो कैटेगरीज हैं, एक है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो ये क्या होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कि आप राजस्थान गए, राजस्थान में मोल्टन मैग्मा बाहर निकला और सरफेस पे आ गया, हमें विजिबली दिख रहा है कि वहां पे मोल्टन मैग्मा आया और आके सॉलिड बन गया। ठीक है, तो वो जो रॉक बनेंगी उनको बोलते हैं एक्सक्लूसिव रॉक्स, जो हमारी नेकेड आईज से विजिबल होती हैं क्रस्ट के सरफेस पे, उनको हम एक्सक्लूसिव रॉक्स बोलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मैग्मा है ना, मोल्टन मैग्मा, वो इनर कोर से मेंटल को चीरता हुआ क्रस्ट में आ जाता है, लेकिन क्रस्ट मैंने बताया 5 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक होती है। अब मान लो कहीं पे उसकी मोटाई 35 किलोमीटर है, तो नीचे से 34 किलोमीटर तक, 34 किलोमीटर तक तो मैग्मा ने ट्रेवल कर लिया। अब वो वापस तो जाएगा नहीं, वो वहीं सॉलिड बन जाएगा। तो जमीन से 1 किलोमीटर नीचे, कई बार आधा किलोमीटर, कई बार 400 मीटर, कई बार 200 मीटर नीचे जो रॉक्स बनती हैं, उन इग्नियस रॉक्स को इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्लाइड के बाद एक स्लाइड और है और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, अब लावा इज एक्चुअली फियरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। When this molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools and becomes solid. जैसा मैंने आपको बताया, rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock, और जो अंदर ही बन जाती हैं उनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। अब रॉक्स रोल्स डाउन, अब देखो इग्नियस रॉक्स हमने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो कैसे बनती हैं। तो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो क्या होती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। कैसे टूटती हैं, हवा से टूटती हैं, पानी से टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। वो छोटे छोटे टुकड़े हवा और पानी से बहते हैं और कहीं जाके सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस से जो रॉक बनती है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, अब जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स अब बन गई, ये दोनों रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती है। जब बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर इन पे लगता है, तो ये जो रॉक्स हैं ये हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बना देती हैं, जैसे कि स्लेट है, मार्बल है, इस तरह की ये रॉक्स बना देती हैं। तो देखो, अब हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, हमने अर्थ की कोर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब सभी बच्चों को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। अनम्यूट करने के बाद जिस बच्चे को भी क्वेश्चन पूछना है, आप सभी हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक करके सभी के डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, बीच में कोई बच्चा नहीं बोलेगा, सभी के डाउट्स में क्लियर करूंगा, अल्फाबेटिकली मैं चलूंगा। सबसे पहले नेहा, नेहा आपको क्या पूछना है। नेहा आप अनम्यूट कर सकती हो। सर फ्रैगमेंट्स क्या होता है? बेटा फ्रैगमेंट्स क्या होता है कि देखो, जब कोई रॉक होती है तो आपने कभी रॉक देखी है, अगर नहीं देखी तो मैं आपको समझाता हूं कि सपोज करो कि कोई मिट्टी का टीला बना हुआ है। ठीक है, इमेजिन करो रॉक को मिट्टी का टीला,
अब मिट्टी का कोई टीला बना हुआ है, हवा चली, हवा से क्या हुआ कि छोटे छोटे टुकड़े उस टीले से टूट के फ्लो करते हैं। ठीक है, वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो क्या होता है कि उस टीले से अलग हो गए, उनको हम फ्रैगमेंट्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब हैंड डाउन कर लीजिए। पहले एक एक क्वेश्चन लेंगे सभी बच्चों का, टाइम बचेगा तो दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? गरिमा आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर जो हाँ, लाइमस्टोन है वो igneous रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक? जो लाइम है ना बेटा, अभी देखो हमने अभी आपको जो बताया कि जो क्ले है और क्ले जो है वो चेंज हो जाती है। क्ले जो बेसिकली होती है सेडिमेंट्री होती है, लेकिन स्लेट और मार्बल में चेंज हो जाती है। आप पूछ रहे हो लाइम, इजंट इट? यस सर। हाँ, तो जो लाइम है हमारा, एक सेकेंड, तो जो हमारा लाइम है, लाइमस्टोन जो बनता है वो बेसिकली हमारा होना चाहिए मेटामॉर्फिक रॉक या सेडिमेंट्री। तो इसका जो एग्जैक्ट है वो मैं आपको कंफर्म करता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं इसके बारे में शेयर कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं रवनीत से। रवनीत आपको कुछ पूछना है? सर आपने रॉक और मिनरल्स से पहले जो पॉइंट समझाया था ना सर, एक बार वो फिर से समझा देंगे? क्या समझाया था? रॉक और मिनरल से पहले जो पॉइंट था। रॉक्स एंड मिनरल से पहले मैंने ना इनर कोर ऑफ द अर्थ के बारे में बताया था कि जो हमारी अर्थ यस है सर। उसकी 3 लेयर्स बनी होती हैं। जैसे हमारी प्याज होती है, प्याज की सबसे ऊपर वाली लेयर पतली होती है, उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। उससे नीचे वाली लेयर थोड़ी मोटी होती है प्याज में, उसको हम मेंटल बोलते हैं। और उसके और जो सबसे अंदर वाली इनर कोर होती है उसको हम इनर कोर बोलते हैं। तो जो हमारी क्रस्ट है वो 5 से 35 किलोमीटर मोटाई की होती है, और जो हमारी मेंटल है वो 2900 किलोमीटर मोटाई की होती है, और जो हमारी इनर कोर है वो 3500 किलोमीटर मोटाई की होती है। ठीक है, अभी क्लियर हो गया या और कुछ मैं बताऊं आपको? सर इनर वॉल दाते हो दूसरी वाले में क्या नंबर क्या बोल रहे थे तुसी? देखो मैंने जो हम अब अगर अर्थ की बात करते हैं तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो क्या है कि लेयर्स, 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल और इनर कोर। ठीक है, इनके नाम याद रखने। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकी थिकनेस। क्रस्ट 5 से 35 किलोमीटर होती है, और मेंटल हमारी 2900 किलोमीटर होती है, और इनर कोर हमारी 3500 किलोमीटर होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्रस्ट में क्या मटेरियल्स होते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो आपकी कॉन्टिनेंटल मासेस होते हैं वहां पे सियाल होती है, मतलब सिलिका और एल्यूमिना। और जो हमारे ओशियनिक बेड्स होते हैं वहां पे सीमा होती है, सिलिका और मैग्नीशियम। और जो हमारे जो कोर है वो नाइफ मतलब निकल और फेरस से बनी होती है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जब हम अपनी इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? चलो ईशरप्रीत आपको कुछ पूछना है? ईशरप्रीत, यस सर। हाँ बताइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। सर। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर रॉक्स के बारे में बता दो। एक्सटीरियर और इंटीरियर ऑफ दोबारा बता दो। अर्थ की लेयर्स के बारे में आप पूछ रही हो या रॉक्स के बारे में? सर जैसे एक्सट्रूसिव igneous rocks and intrusive igneous rocks। अच्छा ठीक है, देखो रॉक्स कैसे बनती हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो इनर कोर है, मैंने बताया था ना कि वहां पे मेटल्स होती हैं, निकल फेरस इस तरह की मेटल्स होती हैं।
लेकिन वो पिघली हुई होती है, मोल्टन स्टेट में होती है, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर वहां बहुत ज्यादा होता है। जब प्रेशर कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो लिक्विड जो मोल्टन मैग्मा है वो बाहर निकलता है, मेंटल को चीरता हुआ क्रस्ट पे आता है। तो जैसा मैंने बताया कि जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक होती है। अगर वो 35 किलोमीटर कहीं पे जहां पे कॉन्टिनेंटल मासेज है वहां से चीर के बाहर निकल आता है वो, और बाहर आके एकदम से सॉलिड बन जाता है, तो वो जो रॉक बनेगी इग्नियस रॉक बनेगी, लेकिन उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं। एक्सट्रूसिव मतलब एक्सटर्नल, बाहर की चीजें जो बाहर से दिखे हमें, एक्सटर्नल से लिया गया है, ड्राइव किया है एक्सट्रूसिव, ठीक है। तो जो बाहर बना है उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। लेकिन जब वो मोल्टन मैग्मा, मान लो वहां पे 35 किलोमीटर की मोटाई है, 35 किलोमीटर से जस्ट पहले ही वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो हमें दिखेगा नहीं, बट क्रस्ट के अंदर है। कई बार आपने देखा होगा कि ऊपर से तो मिट्टी होती है, लेकिन जब उसको थोड़ा खोदते हैं तो नीचे हमें रॉक्स दिखती हैं, ठीक है। तो वो जो रॉक्स होती हैं उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अभी क्लियर हो गया आपको सरप्रीत? सर जो सर इंट्रूसिव होती हैं सर वो मेंटल में ही होती हैं या फिर सर कोर में होती हैं, क्रस्ट में, नहीं, सॉरी क्रस्ट में होती हैं। सर। ओके सर, थैंक यू। हाँ लावण्य, आपको कुछ पूछना है सरप्रीत, आप हैंड डाउन कर लीजिए। लावण्य, सर मेटामॉर्फिक रॉक कैसे फॉर्म होती हैं? देखो बेटा क्या होता है कि सबसे पहले इग्नियस रॉक्स बनती हैं, ठीक है। इग्नियस रॉक्स आपको क्लियर हो गया कैसे बनती हैं? यस सर। और सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं, क्लियर हो गया। यस सर। अब क्या होता है कि जब सेडिमेंट्री रॉक्स हों चाहे इग्नियस रॉक्स हों, तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्रेगमेंट्स बाहर निकलते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो टुकड़े बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं और इग्नियस रॉक्स हैं, जब उनके ऊपर ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगता है, तो वो जो रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक से एक तीसरी फॉर्म ले लेती हैं। जैसे लाइम है, लाइम स्टोन है, ठीक है, थोड़ा सॉफ्ट रहता है। लेकिन अब जैसे हमारा मान लो मार्बल है, या और जो दूसरा हमारा कोटा पत्थर वगैरह है, पहले बहुत सॉफ्ट था वो, क्ले टाइप का था। क्ले आप समझ रहे हो ना, क्ले जैसे मिट्टी है ऐसे ही क्ले होती है, बहुत फाइन होती है। जैसे क्ले के कई बार हम आर्ट करते हैं तो बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन जब उस पर ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगता है ना, तो वो सॉलिड फॉर्म बना देती है, स्टोन बना देती है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, तो एक बार फिर से। हाँ, स, इसको नहीं आ रही आवाज या बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही? सर सर आ आ रही रही है है। आवाज। सर चल, आ रही है। सर आ रही है, आ रही है। सर आ रही है। सर चलो आ रही ठीक, है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। तो जो इग्नियस रॉक्स होती हैं और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो जनरली कच्ची रॉक्स होती हैं, मतलब कि ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। जैसे अब दूसरा क्या होता है कि इन रॉक से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स निकल के क्ले टाइप के बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है। जब उसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर लगता है तो वो हार्ड हो जाती है, स्टोन बन जाता है। क्ले से स्टोन बन गया, मार्बल बन गया। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है टेक्सचर लेवल पे, उसकी स्ट्रेंथ लेवल पे, उसके साइज शेप और कलर लेवल पे, तो उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। अभी आपको क्लियर हो गया, इग्नियस से सेडिमेंट्री, यस सर। सेडिमेंट्री और इग्नियस से मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। चलो कार्तिक, आपको कुछ पूछना है? यस हाँ बताओ। सर, मुझे ये बता दो सर, इग्निशियस रॉक्स कैसे बनती है? देखो मैंने अभी बताया था कि जो इग्नियस रॉक्स होती हैं वो बहुत ही प्राइमरी रॉक्स होती हैं, और वो कैसे बनती हैं कि जो कोर है हमारी अर्थ की, उसमें से मोल्टन मैग्मा बाहर निकलता है। वो मोल्टन मैग्मा जब बाहर निकलता है, मेंटल जो बीच वाली लेयर है उसको फाड़ के बाहर निकलता है, ब्रेक करके बाहर निकलता है, क्रस्ट में पहुंचता है, तो क्रस्ट के अंदर पहुंच के वो सॉलिड बन जाता है।
तो वो जो मोल्टन मैग्मा से जो सॉलिड फॉर्म बनी उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। अब क्लियर हो गया कैसे बनती हैं या फिर से मैं बताऊं? सर ये ऐसा क्लियर हो गया सर, एक्सक्लूसिव रॉक की हम एग्जांपल तो बोल डिसाइड ले सकते हैं हाँ बिल्कुल। सर, और इंक्लूसिव के हम ग्रेनाइट ले सकते हैं हाँ सर। ठीक है, निशांत आपको कुछ पूछना है, आप हैंड डाउन कर लीजिए। सर फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स क्या होता है? देखो, जैसे फॉसिल्स को जीवाश्म बोलते हैं हिंदी में, से प्लांट्स हैं, ह्यूमन बॉडीज हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर जब एक्सपीरियंस करती हैं, ठीक है, डेड प्लांट्स, डेड ह्यूमन बॉडीज, तो वो फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, सर तानिया आपको कुछ जैसे पूछना? सर हाँ हाँ रवनीत कुछ बता रहे हो आप? सर जैसे पुराने समय में एनिमल्स होते थे उनके फॉसिल्स। एग्जैक्टली बिल्कुल। और फिर वो फॉसिल्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगता है तो वो कोल बन जाते हैं, वो पेट्रोलियम बन जाते हैं। ठीक है, चलो निशांत आपको कुछ निशांत का तो हो गया। अब तानिया आपको कुछ पूछना है? The entrecote and the earth is the same. क्या पूछ रहे हो आप? The entrecote the earth क्या होता है? इनर कोर। इनर कोर बेटा जो सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना उसको हम इनर कोर बोलते हैं। क्लियर हो गया या और कुछ पूछना आपको तानिया? Yes sir, clear हो गया। चलो ठीक है। तो अब अगर सर किसी एक सेकेंड, अगर किसी बच्चे को फिर से कोई डाउट है तो आप प्लीज हैंड रेज कर लीजिए, मैं फिर आपके डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। हाँ दीपक आप कुछ पूछना चाहते हो? दीपक आपकी वॉइस नहीं आ रही, तो हम लक्ष्मी से पूछ रहे थे। लक्ष्मी आपको कुछ डाउट है? Yes sir, sir इंट्रोवाइस इग्नोस रॉक्स क्या होता है? देखो, इग्नियस रॉक्स होती हैं वो। इग्नियस रॉक्स मोल्टन मैग्मा से बनती हैं जैसा मैंने अभी बताया था, और वो इनर कोर से मोल्टन मैग्मा निकलता है, मेंटल को ब्रेक करते हुए क्रस्ट तक पहुंचता है और वहां सॉलिडिफाई हो जाता है। जब वो मोल्टन मैग्मा क्रस्ट के अंदर सॉलिडिफाई हो जाता है तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं, और जब वो बाहर निकल जाता है उसको भी ब्रेक करके तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनती हैं। ठीक है लक्ष्मी, हो गया क्लियर या फिर से बताऊं, या कुछ और क्वेश्चन है आपका? नो सर, ओके सर क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू। कार्तिक आपको कुछ पूछना है? यस सर क्लियर हो गया। चलो ठीक है, कार्तिक का भी क्लियर हो गया। रिदम आपको कुछ पूछना है? मैंने पूछना है सर। हाँ कार्तिक क्या पूछना है बताओ? मैंने ना ये पूछना है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो कैसे बनते हैं सर? देखो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं? सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक्स हैं, हवा, पानी के कारण छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, उससे टूटते हैं और वो हवा के साथ बह जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं। कहीं पे जहाँ पे लोअर एरियाज होते हैं वहां जाके वो सेटल हो जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो टेम्परेचर प्रेशर एक्सपीरियंस करते हैं तो वो आपस में जुड़ते रहते हैं, सॉलिडिफाई होते रहते हैं और रॉक्स का रूप ले लेते हैं, तो उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। क्लियर हो गया? सही है। चलो थैंक नेहा आपको कुछ पूछना है? सर बेसोल्ट कौन सा सोल्ट होता है? बसाल्ट एक काइंड ऑफ रॉक होती है